हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक भारत की राज्य व्यवस्था से लिया गया है, जो है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हम इसमें ये जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कैसे इनका निर्माण किया गया था, कौन कौन से इसमें आर्टिकल हैं जो हमें प्राप्त हैं और क्या क्या उनके अपवाद हैं। वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। पहले देखिए, ये डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में आपको अच्छे से इसके बारे में बताएंगे। मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का पैरी सर्वोच्च न्यायालय है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। थोड़ा और इजी देखते हैं, इनको ऐसे भी समझ सकते हैं अपन कि वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, वह मूल अधिकार कहलाते हैं। समझ गए? और व्यक्ति के इन अधिकारों को किस बेसिस पर मूल अधिकार कहा गया है, वो पॉइंट्स देखते हैं। व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार आवश्यक हैं। भाई, इनको किस आधार पर मूल अधिकार कहा गया है, वो बता रहे हैं कि व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए अधिकार आवश्यक हैं। इनके अभाव में व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, रुक जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। जो मूल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको देश के संविधान में स्थान दिया गया है और इनमें जो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के अलावा इनमें और कुछ चेंजेस नहीं किया जा सकता। किसी तरीके से इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सिर्फ संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के तहत ही इनमें संशोधन किया जा सकता है। तीसरा रीजन क्या है कि ये जो मूल अधिकार हैं ये अनुउल्लंघनीय हैं, अर्थात जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है या बहुमत दल द्वारा इनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। और हमारा लास्ट पॉइंट कौन सा है? न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। तो ये बेसिक्स रीजंस थे जिनके आधार पर इनको मूल अधिकार कहा गया। अब ये देखते हैं कि मूल अधिकार का निर्माण किस तरीके से किया गया। देखिए, जो मूल अधिकार की जो मांग थी ना, वो तो सबसे पहले 1895 में ही उठ गई थी, लेकिन उसके बाद 1917 से 1919 के दौरान कांग्रेस के द्वारा भी इसकी मांग उठाई गई थी, तब तक हमें ये प्राप्त नहीं हुए थे। फिर 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा इसकी मांग एक बिल के माध्यम से की गई थी। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा एक बिल के माध्यम से। और उस बिल को क्या कहा गया था? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। लेकिन तब भी ये मांग कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में इसकी मांग नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की गई। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट द्वारा इसकी मांग की गई, तब भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। फिर कांग्रेस का जो मद्रास अधिवेशन था तथा 1930 का जो कराची अधिवेशन था, उसमें भी इसके संबंध में प्रस्ताव पास किया गया था। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भी इसके लिए मांग उठाई थी, किंतु तब भी ये चीज़ें नहीं मिली। फिर 1934 में सरकार की एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ और उन्होंने इन चीज़ों को अस्वीकार कर दिया। और इस तरह जो 1935 में जो भारत शासन अधिनियम बना था, उसमें भी इनको शामिल नहीं किया गया। लेकिन हमारी मांग तो जारी थी। फिर 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने संविधान के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और
उन्होंने इस चीज़ की वकालत की थी कि भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने चाहिए। और संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा जो मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था और मूल अधिकार पर परामर्श हेतु JB कृपलानी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इनकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे और इस तरीके से हमें वो विशेष अधिकार प्राप्त हुए। देखिए, मूल अधिकारों की प्राप्त करने की वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1895 से, और ये हमें लास्ट में जाके मिले। ठीक है, अब आगे देखते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। कौन से भाग में? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत का मैग्ना कार्टा। अच्छा, ये मैग्ना कार्टा क्या होता है बताइए? मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है, या तो ध्यान से सुनिए या इसको लिख लीजिए। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वह प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था? इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में। ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। किंतु जो 44वां संविधान संशोधन था 1978, उसमें से जो संपत्ति का अधिकार था 31, उसको हटा दिया गया था और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह अभी फिलहाल कितने मूल अधिकार हैं? 6। कितने? 6। ठीक है, अब एक एक इनको देखते जाएंगे और एक एक को ब्रीफली डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। तो हमारा पहला अधिकार कौन सा था? समानता का अधिकार, और ये किस आर्टिकल्स में आता है? आर्टिकल 14 से 18 तक। दूसरा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, और ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 19 से 22 तक। तीसरा अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा अधिकार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला कौन सा है? संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और ये किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 29 और 30 में। और लास्ट कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 32 में। अब इनको एक एक डिस्कस करते हैं। पहला अधिकार लेते हैं, क्षमता का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 14 से 18 तक, जिसमें अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष क्षमता, मतलब कानून के समक्ष सभी इक्वल। इसको ऐसे कह सकते हैं, व्यक्ति को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त होगा, वह विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। भाई, उसको विधि के समक्ष तो समान अधिकार प्राप्त होगा, वह विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ जो विधि के समक्ष है, ये विचार कहाँ से लिया गया था? बताओ, विधि के जो समक्ष है, ये विचार कहाँ से लिया गया था? विधि के समक्ष ये विचार लिया गया था ब्रिटेन से। ब्रिटिश मूल का विचार है ये। और विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण, ये अमेरिका से। तो इसको ऐसे कह सकते हैं
कि व्यक्ति को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त होगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो। वह विधियों के समान संरक्षण से भी उसको वंचित नहीं किया जाएगा। और जो ये अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14, ये देश के नागरिक व विदेशी, जिनको हम गैर नागरिक कह सकते हैं, उन सब पर लागू होता है। ठीक है। अब जैसे ये आर्टिकल बना तो इसके कुछ उपवाद भी हैं। क्या क्या हैं देखिए, ये आर्टिकल किस चीज़ की बारे में बात कर रहा है कि विधि के समक्ष समता। अब देखिए, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, जिनके लिए हम कह सकते हैं कि विधि के समक्ष जो समता है का नियम पूर्ण नहीं है। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष सभी समान होंगे, लेकिन आर्टिकल 361 ये कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये आर्टिकल पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। वह शक्तियां क्या क्या हैं ये देखते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। जब राष्ट्रपति या राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, उसमें जो उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं या जो निर्णय लिए जाते हैं, उनके ऊपर जब चर्चा या कुछ डिसीजन लिया जाता है, तो वो किसी भी न्यायालय में उसका जवाब दे देने के लिए बाध्य नहीं है। और पॉइंट्स देखते हैं। जो राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी जो वर्किंग ड्यूरेशन होती है, जो उनका कार्यकाल होता है, उस दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दंडिक कार्रवाई ना तो चालू की जाएगी और ना ही रखी जाएगी उनके खिलाफ। आगे और पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान गिरफ्तारी की प्रक्रिया किसी न्यायालय से प्रारंभ नहीं की जाएगी। जब वो अपने पद पर हैं तो किसी न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनको गिरफ्तार या उनको दंडित करने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 300 क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद या राज्य विधानसभा के लिए किसी सदन की सत्य कार्रवाई समाचार पत्र या रेडियो या टेलीविज़न में प्रकाशित करता है, चाहे वो समाचार पत्र के माध्यम से करें या रेडियो के माध्यम से करें या टेलीविज़न के माध्यम से करें, तो उस पर कोई मुकदमा किसी न्यायालय में नहीं चलाया जाएगा। उसको उस पर इस बेसिस पे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता कि ये संसद की जो कार्रवाई है उसकी रिकॉर्डेड वीडियो या जो विधानमंडल है उसका समाचार पत्र के माध्यम से या रेडियो या टीवी के माध्यम से प्रसारण कर रहा है, तो उस बेसिस पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। समझ गए बात को? तो ये जो अपवाद है ये बताता है कि विधि के समक्ष जो समता का जो निर्माण किया गया है अनुच्छेद 14 में, वह पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है। ठीक है। और जो संसद या किसी भी संसदीय समिति में किसी सदस्य द्वारा, या तो संसद या उसकी किसी संसदीय समिति का कोई किसी भी सदस्य के द्वारा अगर कोई बात कही गई है, तो उसके विरुद्ध भी किसी न्यायालय में कार्रवाई नहीं होगी। ठीक। और जो विदेशी शासक होते हैं, राजदूत होते हैं, या वो भी दीवानी और फौजदारी मुकदमों से फ्री रहेंगे, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये था अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव पर रोक। क्या कहता है अनुच्छेद 15? भेदभाव पर रोक। किसी तरीके से जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर उनका जो आर्थिक स्थिति है उस आधार पर किसी तरीके से राज्य के अंदर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में ये प्रावधान है कि राज्य द्वारा किसी नागरिक को
केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा। इस नियम के भी कुछ अपवाद हैं, बताओ वो क्या है। देखिए, राज्य को इस बात की अनुमति है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। किसके लिए? बच्चों व महिलाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था। तो एक तरीके से भाई, जब लिंग और जाति, मूल या धर्म है, उनके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, इस आर्टिकल में ये बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर महिलाओं को कुछ छूट दी गई है, बच्चों के लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है, जैसे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई है। तो उन चीज़ों को देखते हैं तो इस आर्टिकल को अपूर्ण मानते, कंप्लीट नहीं मानते हैं। इसका दूसरा अपवाद क्या हो सकता है? राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या फिर जो एसटी, ओबीसी या एससी एसटी होते हैं, उनको जब शैक्षणिक संस्थान होते हैं उनमें प्रवेश के लिए उनके आयु छूट में कुछ नियम बना दिया जाता है। फिर चाहिए वह संस्था गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। और ये जो 93 संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, इस पॉइंट को 93 संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था कि शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग, एससी और एसटी को कुछ छूट दी जाए। और इस प्रावधान के सही ढंग से कार्य करने के लिए सरकार ने प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया। इस प्रावधान को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? कब? प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 में पारित किया गया था, जिसमें जो ओबीसी नॉन क्रीमिलियर है उनको जो सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें 27 सीटें आरक्षित की गई थी उनके लिए। कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? 27 सीटें उनके लिए आरक्षित की गई थी। तो ये कुछ अपवाद इसका आर्टिकल 15 का था, जो ये कहता है, आर्टिकल 15 तो ये कहता है कि भाई किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा, मतलब सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन कुछ रीजंस हैं जिसमें महिलाओं को तवज्जो दी गई है, बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है, एससी एसटी को हायर इंस्टीट्यूशन में उनके लिए सीटें रिजर्व रखी गई हैं। तो उन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 15 पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, जो है अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। ये क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी। भाई, राज्य के अधीन, राज्य के अंडर में जो भी डिपार्टमेंट आते हैं, जो भी कार्यालय हैं, उनके अंदर सभी नागरिकों के लिए या जो भी जॉब्स वगैरह या कुछ भी होता है उनके लिए, सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई एक स्पेशल कास्ट के लिए निकाल दिया गया या फिर एक स्पेशल जेंडर के लिए निकाल दिया गया, नहीं, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके भी कुछ अपवाद हैं, देखते क्या क्या है। हमारा फर्स्ट इसका अपवाद वो है, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। भाई, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। इसका एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट को। और देखते हैं, किसी संस्था में धार्मिक आधार पर भी ये व्यवस्था की जा सकती है। भाई, हम कह सकते हैं जैसे मंदिर के पुजारी को लेते हैं तो उसमें मोस्टली किसको हायर किया जाता है, किसको किया जाता है वहाँ पे? पंडित जी को। क्या कभी किसी ऐसे लोग को देखा कि मंदिर में जो पुजारी किसी और कास्ट से बिलोंग करता हो? तो एक तरीके से
वहाँ अवसर की जो ये समानता की बात की गई है वहाँ पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर किसी को, मान लो किसी को ग्रंथ वगैरह की किसी चीज़ की नॉलेज है, जो एक वह भी पंडिताई कर सकता है, बट उसको वह बाईकास्ट पंडित नहीं है, इसलिए उसको मंदिर में पुजारी नहीं रखा गया। तो ये कुछ अपवाद हैं आर्टिकल 16 के। आगे देखते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। पहले तो ये बताइए, क्या अस्पृश्यता शब्द को संविधान में या किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है? नहीं। अस्पृश्यता को किसी भी संविधान में और न ही किसी अधिनियम में परिभाषित किया गया है। ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। क्या कहता है आर्टिकल 17? भाई छुआछूत को समाप्त करने का ये आर्टिकल 17 बनाया गया है। और जो कोई इस चीज़ को मानता है, जो ये कार्य करता है, छुआछूत संबंधी या अस्पृश्यता संबंधी कोई कार्य करता है, तो उसको उस चीज़ के लिए दंडित भी किया जा सकता है। उसके लिए कौन सा राइट है? जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955। कौन सा अधिकार? जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और इसके लिए सजा और रुपए दोनों का प्रावधान भी किया गया है। कि कौन से अधिनियम के तहत? जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय माना गया है, जिसके लिए सजा भी मिल सकती है और अर्जाने के रूप में पैसे भी भरवाए जा सकते हैं। तो आप लोग मत कर देना ये चीज़। और जो व्यक्ति इसका दोषी पाया जाता है उसे संसद या राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए भी अयोग्य ठहराया जा सकता है। अगर किसी ने ये हरकत कर दी और उसको किसी चीज़ का चुनाव लड़ना होगा, तो उसको इस चीज़ से रेस्टिगेट, मतलब उसको अयोग्य ठहराया जा सकता है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। और इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को मंदिर, सार्वजनिक स्थल, अस्पताल या कोई धार्मिक या दार्शनिक जगह में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। कई बार अपन न्यूज़ में नहीं पढ़ते क्या कि दलित को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि एक तरीके से वह दंडनीय है। ये जो वह कार्य जो किया गया है कि भाई दलित को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, वह संविधान के अकॉर्डिंग बिल्कुल दंडनीय है। अगला आर्टिकल देखते हैं, जो है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। जो अनुच्छेद 18 है वह इस बात से रोकता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। बोलते नहीं कि सेना में है तो मेजर फलाना फलाना। अगर शिक्षा संबंधी है तो जैसे किसी ने पीएचडी कर ली तो वह अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि किसी ने कोई प्राइज़ लिया या कोई उपाधि मिल गई तो उसने अपने नाम के आगे उपाधि लगा दी और फिर आगे नाम बोल दिया। नहीं, ये इस बात से भी रोकता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। भाई कोई इंडियन है, वह विदेश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। और साथ ये इस बात को भी बताता है कि कोई भी व्यक्ति विदेश से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। जब उसको विदेश में कोई पद या कोई उपाधि या कोई भेंट जब दी जाती है तो उससे पूर्व उसको राष्ट्रपति की सहमति लेना जरूरी है। इसमें देखिए, जैसे ये बोलते हैं कि भाई किसी पद्म भूषण
विभूषण या पद्मश्री जो अवार्ड होते हैं, तो किसी को ये मिल गए तो वो अपने नाम के आगे ऐसे थोड़ी लगाएगा कि पद्मश्री फलाना फलाना, पद्म भूषण फला फला, विभूषण फला फला, नहीं। क्योंकि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री उपाधि नहीं है, लेकिन इनको अपने नाम के साथ आगे या पीछे जोड़ा भी नहीं जा सकता। अगर किसी ने ऐसा किया, अगर उसको अपने नाम के आगे या पीछे जोड़ा, तो उसको ये पुरस्कार लौटाना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें किस में हैं? आर्टिकल 18 में। आगे देखते हैं। सेकंड अधिकार आगे, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 19 से 22 तक, जिसमें हमारा पहला अनुच्छेद है 19। और आर्टिकल 19 क्या कहता है? ये 6 अधिकारों का संरक्षण करता है। आर्टिकल 19 6 अधिकारों का संरक्षण करता है। पहले इसमें 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने और बेच देने के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया था। पहले कितने अधिकार थे? 7। और उस 7 में से जो संपत्ति का खरीदने, उसको अधिग्रहण करने या बेचने के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। इस तरह अभी फिलहाल इसमें कितने अधिकार हैं? 6। और वो कौन कौन से हैं पहले तो उनको देख लेते हैं, फिर उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारा पहला अधिकार है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। सेकंड कौन सा है? शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है? संगम या संघ बनाने का अधिकार। और चौथा कौन सा है? अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा कौन सा है? निवास का अधिकार। और छठा कौन सा है? व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, ये जो 6 अधिकार है ना, इनकी रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में ही है, न कि निजी मामले में। पहले तो ये चीज़ देखिए कि जो ये 6 अधिकार हैं, इनकी रक्षा केवल राज्य के मामले में है, निजी मामले में नहीं है। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी शेयर धारकों के लिए हैं, न कि विदेशी कंपनियों या परिषदों के लिए। अब इनमें एक एक चीज़ देखते हैं। पहला कौन सा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, ये क्या कहता है? ये प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा? ये ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये प्रेस की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। क्या करता है ये प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार प्रदान करता है। और ये प्रदर्शन और विरोध का भी अधिकार देता है। भाई, ये प्रदर्शन करने का देता है या किसी चीज़ के अगेंस्ट विरोध करने का भी अधिकार देता है, लेकिन ये हड़ताल का अधिकार नहीं देता। ये सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार भी देता है। सरकार जैसे क्या योजनाएं चल रही हैं, किन बेसिस पे काम हो रहा है, तो ये उन चीज़ों को भी जानने का अधिकार देता है। और ये अधिकार है, ये फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध भी प्रोवाइड किया गया है कि हमारा कोई फ़ोन टैप कर रहा है, कोई फ़ोन हमारा रिकॉर्ड कर रहा है, हमारी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है, तो उनके विरुद्ध भी ये अधिकार हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। समझ गए बात को? आगे देखते हैं। देखिए, आगे है सेकंड, शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने का अधिकार। ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। उसे सार्वजनिक बैठक में भाग लेने का भी अधिकार है और उसे प्रदर्शन करने का भी अधिकार है। और इस अधिकार का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? इसका उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। ठीक है?
और इसमें भी हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। भाई आप शांतिपूर्वक जाओ, जो सार्वजनिक जगह है वहाँ बैठो, अपनी बात रखो, लेकिन वहाँ हड़ताल करने का अधिकार आपको इसमें भी नहीं दिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। संगम या संघ बनाने का अधिकार, ये क्या कहता है? सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार है और उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी ये आर्टिकल प्रोवाइड कराता है। कौन सा? संघ बनाने का अधिकार। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो भारत का जो नागरिक है वह देश के किसी भी हिस्से में घूम सकता है, उसको ये अधिकार है, और वह एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जा सकता है। वह सारी चीज़ें किस में प्रोवाइड करवाई गई हैं? अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अबाध, अभी बिना किसी रोक टोक के वह एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है, घूम सकता है। लेकिन इसमें कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जिनके कुछ रीजंस हैं। कहीं पे अपन देखते हैं कि कोई विशेष एरिया है, कोई विशेष क्षेत्र है जहाँ पे कोई किसी प्रजाति को नुकसान ना पहुँचे, या जिसकी जाति है जहाँ बाउंडेड एरिया है कि आप उसमें नहीं जा सकते, तो ये अधिकार नागरिक को वहाँ जाने से रोकता है। क्योंकि जो अनुसूचित जनजाति हैं उनकी सुरक्षा और हित के लिए ये अधिकार उनको रोकता है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे एड्स पीड़ित जो व्यक्ति है उसको जो सार्वजनिक तालाब है या ऐसी जगह नहाने से भी पाबंद किया जा सकता है। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है ना कि ब्लड के संपर्क में आने से ये चीज़ें फैलती हैं, तो वहाँ पे भी उनको रोका जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, निवास का अधिकार। ये क्या कहता है? ये कहता है कि देश के किसी भी हिस्से में आप जाके बस सकते हो, या आपको अधिकार है कि आप देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हो। अगला पॉइंट कौन सा है? व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता का अधिकार। भाई ये आर्टिकल क्या कहता है कि नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पैसा अपनाने और व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। क्योंकि ये एक तरीके से जीवन निर्वाह के लिए है। भाई वो कहते हैं ना कि कमाए खाएगा, तो उसको देश में किसी भी जगह व्यवसाय करने का, और या फिर व्यवसाय को अपनाने का या व्यापार शुरू करने का अधिकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या दिया गया है? और ये जो आर्टिकल 20 है ये देशी मतलब नागरिक और गैर नागरिक ये दोनों को प्राप्त है। आर्टिकल 20 जिसमें अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, वह नागरिक और गैर नागरिक दोनों को ही प्राप्त है। और ये क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। क्या कहता है आर्टिकल 20? कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। ये किस में कहा गया है? ये आर्टिकल 20 में कहा गया है। और किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति को, किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए भी बाधित नहीं किया जा सकता। भाई कोई अपराध हो गया तो खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए भी इसमें किसी व्यक्ति को बाधित नहीं किया जा सकता। ये किस में कहा गया है? ये आर्टिकल 20 में कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21 क्या कहता है?
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये भी नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। कौन सा? आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। इसमें क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब भाई किसी को उसकी प्राण और जो दैहिक स्वतंत्रता है उसको उससे विधि द्वारा स्थापित जो संविधान में जो प्रक्रिया है उसके द्वारा ही वंचित किया जाएगा, इसके अलावा उसको इस चीज़ से वंचित नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 21 में कौन कौन से अधिकार हैं जो एक नागरिक को प्रदान है प्राप्त है? भाई मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है उसको, जीवन रक्षा का उसको अधिकार है, और उसको स्वास्थ्य का अधिकार है, और जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, वो भी किस में आता है? आर्टिकल 21 में। उसको निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार है, और 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का भी अधिकार उसको इस आर्टिकल के तहत प्राप्त है। और जैसे कोई मामले ऐसे संगनीय मामले होते हैं तो उसमें उसको त्वरित तुरंत सुनवाई का अधिकार भी आर्टिकल 21 में उसको प्राप्त है। और जब तक उस पर जुर्म साबित ना हो जाए, तो उस पर जुर्म साबित होने से पहले अगर उसको हथकड़ी लगाई जाती है तो वो उस चीज़ का इस आर्टिकल के तहत विरोध कर सकता है, क्योंकि अभी उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ। तो एक तरीके से ये हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी अधिकार प्रदान करता है। और क्या क्या चीज़ देखते हैं? जैसे अपन देखते हैं कि जो निर्भया कांड हुआ था उसमें जो मुजरिम थे उनको काफ़ी टाइम बाद, एक लॉन्ग टाइम तक वो चला था उनका केस, तो उनको काफ़ी टाइम बाद फांसी दी गई थी, तो उनके लिए वो डेली मरना जैसा हो गया था। तो देर से फांसी के विरुद्ध भी अधिकार प्रोवाइड करता है ये। और क्या क्या प्रोवाइड है इस आर्टिकल में, और कौन कौन से अधिकार आते हैं? ये सार्वजनिक फांसी, जैसे पहले वाले में राजा महाराज नहीं देते थे एक इसको जाओ चौराहे पे लटका दो, फांसी वहाँ फांसी लगा दो, उस चीज़ के विरुद्ध भी ये अधिकार प्रोवाइड करता है। और आर्टिकल 21 के तहत सूचना का अधिकार भी आता है। आर्टिकल 21 के तहत सूचना का अधिकार भी आता है, और आर्टिकल 21 के तहत ही शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार भी है, नॉइस पोल्यूशन से भी। तो इस बार तेज़ आवाज़ नहीं करना, नहीं तो आर्टिकल 21 लगा दिया जाएगा। और क्या करता है आर्टिकल 21? हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी को अगर किसी ने छोटा क्राइम कर दिया या कुछ भी कर दिया, अगर वह हिरासत में है तो उसका शोषण नहीं किया जा सकता, तो ये उसके शोषण के विरुद्ध भी ये अधिकार आर्टिकल 21 में आता है। और क्या क्या चीज़ आती है आर्टिकल 21 में? बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार। क्या आता है? बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार भी किस में आता है? आर्टिकल 21 में। और क्या आता है? महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 क शिक्षा का अधिकार ये क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना। भाई ये ड्यूटी बनती है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा और वह अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। वह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 21 क, आर्टिकल 21 क।
जो ये प्रावधान केवल आवश्यक शिक्षा के एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के। ये किसके अंतर्गत है ये प्रावधान? अनुच्छेद 21 का ये किसके अंतर्गत किया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के लिए सिर्फ जो बेसिक्स एजुकेशन है उसके लिए, ना कि हायर एजुकेशंस के लिए। ऐसा थोड़ी है कि 14 के बाद में भी आप इस अधिकार का फ़ायदा उठा रहे हो कि नहीं, मेरे को तो निःशुल्क एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। और ये जो अधिकार था ये 86 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत लाया गया था। ठीक है। और इस संशोधन से पहले भी जो इस 86वां जो संवैधानिक संशोधन था जो 2002 में आया था, उससे पहले भी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 45, भाई आर्टिकल 21 से पहले भी जो संविधान के भाग जो 4 था उसमें अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 45 में भाग 4। जब ये आर्टिकल 21 का नहीं आया था उससे पहले आर्टिकल 45 भाग 4 में भी ये लिखा गया था, ये प्रोवाइड करा गया था कि बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 22 निरोध हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। किससे? आर्टिकल 22 क्या कहता है? निरोध हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। यहाँ पे देखिए गिरफ्तारी कितने प्रकार की है? 2, दंड विषयक मतलब कठोर, और निवारक, ये 2 टाइप की गिरफ्तारी है। अब ये आर्टिकल 22 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है और गिरफ्तारी करने के आधार पर सूचना का भी अधिकार देता है ये आर्टिकल। एक भाई किस बेसिस पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसे थोड़ा कि आया और उसको गिरफ्तार किया, उसको कुछ बताया नहीं, उठा के चल दिए, नहीं, वो बताना पड़ेगा कि आपने क्या जुर्म किया है, किस बेसिस पे आपको गिरफ्तार किया है। इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि किसी को गिरफ्तार किया कर लिया गया तो उस जो जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको वकील से परामर्श करने का अधिकार भी है। उसको ये अधिकार प्रदान किया गया है कि वह अपने वकील लॉयर से कंसल्ट कर सकता है कि मेरे को इस चीज़ के लिए गिरफ्तार किया गया है, मैं मतलब अब मैं क्या करूं, तो वो सारी चीज़ें वो वकील से ही तो डिस्कस करेगा। तो वकील से परामर्श करने का अधिकार भी इस अनुच्छेद के तहत उनको दिया गया है। और क्या अधिकार दिए गए इस अनुच्छेद के तहत नागरिक को? 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। कितने घंटे में? 24 घंटे में, जिसमें जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है ना वह भी इंक्लूड होता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन ट्रैवल कर रहे हो फिर उसको तीसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रहे हो, नहीं, इसमें वह टाइम भी इंक्लूड होता है जो ट्रैवलिंग का होता है। तो 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। यहाँ पे देखिए दंड विषयक का क्या मतलब होता है? दंड विषयक का मतलब ये होता है कि जिसने अपराध स्वीकार कर लिया हो और अदालत में उसको दोषी भी ठहरा दिया गया हो, वह किस में आता है? दंड विषयक में। और निवारक में क्या आता है? जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। भाई दंड विषयक में तो क्या आया था कि अपराध भी स्वीकार कर लिया है और अदालत द्वारा उसको दोषी ठहरा दिया गया। लेकिन निवारक में क्या है? उसको बिना किसी सुनवाई के अदालत में दोषी ठहरा दिया गया। इसका क्या रीज़न है? इसका उद्देश्य ये है कि किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न करके भविष्य में ऐसा अपराध न करने की चेतावनी देना है। भाई किसी व्यक्ति को जो उसने पीछे अपराध किया था उसके बेसिस पर दंडित न करके भविष्य में ऐसा अपराध ना करे उसके लिए चेतावनी देना जैसा है वह किस में आता है? निवारक में। देखिए विश्व में है ना कहीं पर भी कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां भारत के समान संविधान के अंतरिम भाग में
आंतरिक निरोध और निवारण संबंधी कानून की व्यवस्था हो। ये सिर्फ भारत के अंदर है, विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 23, इनमें क्या क्या अधिकार हैं। अगला अधिकार कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24। तो देखते हैं अनुच्छेद 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी और कोई भी जबरदस्ती, भाई जबरदस्ती किसी से कोई कार्य करवाया जाता है, उन सब चीज़ों का विरोध ये आर्टिकल 23 करता है। इसमें हम किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं कर सकते, उसको खरीद नहीं सकते, उसको बेच नहीं सकते। और बेगारी मतलब बिना पैसे दिए हुए मुफ्त में उससे कोई कार्य नहीं ले सकते और उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। और जो ये आर्टिकल 23 है ये नागरिक और गैर नागरिक ये दोनों के लिए है। ठीक है, यहाँ देखिए जो ये मानव के जो दुर्व्यापार है इसमें इसका क्या मतलब है कि पुरुष और जो महिला होते हैं या फिर चाहे बच्चे ले लो, उनको किसी वस्तु के सामान खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। और जो महिला और जो बच्चे हैं उनके साथ कोई अनैतिक दुर्व्यापार, चाहे वो फिर वेश्यावृत्ति हो या कोई और गैरकानूनी कार्य, वह नहीं कर सकते। किसी को देवदासी नहीं बना सकते या किसी को दास नहीं बना सकते। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें किस में हैं, आर्टिकल 23 में। लेकिन एक जगह इसका भी अपवाद है कि आर्टिकल 23 है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। यहाँ पर तो देखो ज़बरदस्ती अगर कोई कार्य करवाएगा आपसे तो आप आर्टिकल 23 के तहत वह एक दंडनीय अपराध है। लेकिन अगर देश को ज़रूरत पड़ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, युद्ध के हालात हो गई या कोई भी क्रिटिकल ऐसी सिचुएशन आ गई कि वहाँ पे देश के लिए चाहे वह सार्वजनिक जगह पे कार्य करना हो, जैसे देखते नहीं कि किसी सार्वजनिक तालाब की छटाई हो रही है या फिर कुछ ऐसा चीज़ें हो रही है, तो कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ गई जहाँ हमें कार्य करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे ये वो चीज़ इस आर्टिकल का अपवाद है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 24। आर्टिकल 24 ये क्या कहता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। आर्टिकल 14 क्या कहता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। भाई ये जो कारखाना वगैरह फैक्ट्री वगैरह आता है उनमें जो बच्चे होते हैं ये उनके कार्य करने को, वहाँ पे काम करने को रोकता है। देखिए बाल श्रम अधिनियम 1986 इस दिशा का में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून था। किसमें, कारखाने आदि में बालक के नियोजन का निषेध। इस डायरेक्शन में जो बाल श्रम अधिनियम 1986 है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। और इसमें संशोधन कब किया गया था, 2016 में। और 2016 में जो ये अधिनियम 1986 था इसको संशोधित किया गया और इस मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया गया। और ये जो अनुच्छेद है ये क्या कहता है, ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों या प्रक्रियाओं में रोजगार निषेध करता है कि आप 14 से कम उम्र के बच्चों को कारखाने या कोई और जगह काम नहीं करवा सकते, क्योंकि वो एक 6 से 14 का उनका जो निःशुल्क शिक्षा बेसिक एजुकेशन का राइट है। तो इधर आप 14 से कम उम्र के बच्चे को कार्य नहीं करवा सकते।
पहले ये निषेध 18 व्यवसायों और 65 प्रक्रियाओं पे लागू था। अगर ऐसा किसी ने किया, मतलब आप बाल श्रम करवा रहे हो कि भाई 8-9 साल के बच्चे को दुकान पे या किसी होटल में या कई ऐसी जगह है जहाँ उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास तो रुक ही रहा है, उसको निःशुल्क जो उसकी जो बेसिक एजुकेशन है वो भी उसको नहीं मिल रही, और एक तरीके से अनुच्छेद 24 का भी उल्लंघन हो रहा है कि जिसमें ये कहा गया है कि आप कारखानों में या दुकान पे या ऐसी जगह आप बच्चों से कार्य नहीं करवा सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो दंड के रूप में 6 महीने से 2 वर्ष की सज़ा मिल सकती है। साथ ही 20,000 से लेकर 50,000 तक का भी दंड का प्रावधान है अगर आप ऐसा पहली बार करते हुए पाए गए थे। और अगर सेकंड टाइम किया तो भाई साहब 1 से 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। सोच लो अब, क्या आर्टिकल में कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं, कितने कितने राइट्स आपको दिए गए हैं। तो इनका यूज़ भी अच्छी जगह करना है, ऐसा नहीं इनका यूज़ गलत जगह करके खड़े हो जाओ। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो है, अगला अधिकार कौन सा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और वो कौन से अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। किस में आता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ये कौन प्रोवाइड करवाता है, ये आर्टिकल 25। अगर मैं किसी को कि मैं, ये तो मुझ पे डिपेंड करता है ना कि मैं किस धर्म को मानता हूँ, किस को ग्रहण करता हूँ, और मुझे मेरे धर्म के प्रचार करने की भी स्वतंत्रता है। ये अधिकार जो अनुच्छेद 25 में जो ये अधिकार दिया गया है, ये नागरिक और गैर नागरिक ये दोनों को प्राप्त है। कौन सा, अनुच्छेद 25 में जो अधिकार दिया गया है वह नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, उसको भगवान को अपने ढंग से और अपने रूप में मानने का अधिकार है। भाई मैं किस भगवान को मानता हूँ, किस ढंग से मानता हूँ, किस ढंग से पूछता हूँ, किस रूप में देखता हूँ, वो अधिकार तो मुझे है ना। तो वो मुझे किस में प्रोवाइड करवाया गया है, आर्टिकल 25 में। ये अधिकार मुझे आर्टिकल 25 में प्रोवाइड करवाया गया है। और आर्टिकल 25 में और कौन सी चीज़ें दी गई हैं कि मैं अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार भी मुझे आर्टिकल 25 में दिया गया है। और क्या क्या चीज़ दी गई आर्टिकल 25 में, मुझे मेरी आस्था से रिलेटेड जो विचार हैं, या फिर मैं कोई धार्मिक पूजा करता हूँ या कोई धार्मिक परंपरा या समारोह करता हूँ, या मैं अपने विचारों का प्रदर्शन करता हूँ, उनकी स्वतंत्रता भी मुझे आर्टिकल 25 में प्रोवाइड करवाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। देखिए इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति है वो अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना व पोषण का भी अधिकार रखता है। क्या रखता है भाई, आर्टिकल 26 के तहत व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना व पोषण का भी अधिकार रखता है। आर्टिकल 26 में व्यक्ति को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 26 में व्यक्ति को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये जो आर्टिकल 26 है ना, ये सामूहिक रूप से धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है। कौन सा आर्टिकल सामूहिक रूप से धार्मिक अधिकारों की रक्षा करता है, आर्टिकल 26। आगे देखते हैं आर्टिकल 27 क्या कहता है, धर्म की अभिवादन के लिए
करों के संदाय से स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 क्या कहता है? धर्म की अभिवादन के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। देखिए, इसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए कर के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो इस बात को भाई? देखिए, इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो राज्य है ना, कर के रूप में जो एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान, कोई विशेष धर्म के उत्थान और उसके रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। जो राज्य के पास जो संपत्ति है, जो धन है कर के रूप में, उनको वह किसी विशिष्ट धर्म के उत्थान और रख रखाव के लिए प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो वह किसी एक धर्म को दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने बढ़ावा देगा। तो ये चीज़ जो आर्टिकल 27 है, ये उसको राज्य को इस बात से रोकता है कि वह एक धर्म को दूसरे धर्म के पक्ष में बदले ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकता। और ये आर्टिकल 27 इस बात का ही अंकुश लगाता है कि जो धन राज्य के पास है वह उसको किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान और रख रखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। ठीक है, अगला देखते हैं। आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28, ये क्या कहते हैं? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। देखिए, इसके अंतर्गत जो राज्य निधि से जो पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो राज्य निधि से जो जिनका मतलब जिन संस्थानों का कार्य राज्य निधि से ही चल रहा है, वहाँ धार्मिक शिक्षा न दी जाए। आगे क्या है इसमें? राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्थानों में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी शिक्षा संस्था में अगर कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है या कोई धार्मिक चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो किसी व्यक्ति को उसमें भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये उसकी स्वतंत्रता पे डिपेंड करता है कि वह उसमें जाए, उन चीज़ों को ग्रहण करे या न करे। उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। और ये सारी चीज़ें कौन सा अनुच्छेद रोकता है? आर्टिकल 28। आगे देखते हैं, अगला अधिकार कौन सा है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और ये किस में आता है? ये आता है अनुच्छेद 29 और 30 में, जिसमें हम पढ़ेंगे अब अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ये क्या उपबंध करता है? ये उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक को किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति है, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है, चाहे वह भारत के किसी भी भाग में रहता हो और कोई भी नागरिक हो, उसको अपनी बोली, भाषा और लिपि और संस्कृति को सुरक्षित, सेफ रखने का अधिकार है। ठीक है। और ये आर्टिकल और क्या राइट्स प्रदान करता है? आर्टिकल 29 और क्या राइट्स प्रदान करता है? ये कहता है कि कोई भी नागरिक है, उसको जो राज्य के अंतर्गत आने वाले जो संस्थान हैं या उससे सहायता प्राप्त कोई दूसरे संस्थान हैं,
गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, उनमें धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता। ये चीज़ किस में कही गई? ये आर्टिकल 29 में। आगे देखते हैं आर्टिकल 30 क्या कहता है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, क्या अल्पसंख्यक शब्द है, इसको संविधान में कहीं पर परिभाषित किया गया है? नहीं, अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये चीज़ ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और अगर आपने इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा तो वहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग ही होगा। तो अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। ये कहता है आर्टिकल 30, ये बात कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना या प्रशासन का अधिकार होगा। उन पर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, ना ही उनको इन चीज़ों के आधार पर रोका जा सकता है। तो आर्टिकल 30 इस बात की सुरक्षा प्रदान करता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वह अपनी रुचि, अपनी इच्छा, अपनी जो उनकी रुचि है उस आधार पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 32 में। क्या कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, जो आर्टिकल 32 है इसको संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा गया है। किसको कहा गया है? आर्टिकल 22 को, क्योंकि इस एक अनुच्छेद के बिना संविधान अर्थविहीन है। संविधान का कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसको संविधान की आत्मा और हृदय दोनों कहा गया है। और ये जो आर्टिकल 32 है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। देखो, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं और इन्हें संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। अनुच्छेद 21 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं और इन्हें संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। अनुच्छेद 32 है उसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की ये व्यवस्था करता है। भाई, ये मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है, उनके उपचारों की व्यवस्था करता है। एक चीज़ और देखना यहाँ पे, जो अनुच्छेद 32 है आर्टिकल 32, इसके अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों की गारंटी नहीं। इसलिए तो इसके अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण की को भाई उनकी गारंटी भी प्रदान की गई है, उनको प्रभावी ढंग से लागू करने की भी गारंटी प्रदान की गई है। ये किस में की गई है? अनुच्छेद 32 में। आगे देखते हैं, जब किसी नागरिक, कोई भी नागरिक है, अगर उनके मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो क्या सीधा उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो वो जा सकता है, क्योंकि नागरिक के पास ये विकल्प होता है कि अगर उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। और इन चीज़ों के उपलक्ष्य में न्यायालय है वह रीट जारी करता है। न्यायालय क्या करता है? रीट जारी करता है। तो हम अब यहाँ रीट पढ़ेंगे, उनका क्या अर्थ होता है और उनका क्या क्षेत्र है, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। पहले तो ये बताएं, रीट कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? यहाँ देखिए,
5 प्रकार की। तो पहली कौन सी है, पहले इनको देख लेते हैं, फिर इनको एक एक पढ़ेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका क्या अर्थ होता है, को प्रस्तुत किया जाए। सेकंड रीड कौन सी है, परमादेश, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं। थर्ड रीड कौन सी है, प्रतिषेध, उसका क्या मीनिंग होता है, रोकना। फोर्थ रीड कौन सी है, उत्प्रेषण, उसका क्या मतलब होता है, सूचना देना। और लास्ट फिफ्थ वन कौन सी है, अधिकार प्रच्छा, मतलब प्राधिकृत या वारंट द्वारा। ये किस में आता है, ये फिफ्थ रीट है, अधिकार प्रच्छा में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ये जो रीट है ये उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती है। भाई उच्चतम न्यायालय में तो जो रीट जारी करने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 32 के अंदर आता है। और उच्चतम न्यायालय के कौन से अधिकार, किस आर्टिकल के तहत रीट जारी करने का अधिकार है उच्चतम न्यायालय को, बताओ। अनुच्छेद 226, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत वह रीट जारी करता है। और एक चीज और बताइए भाई, जो ये रीट जारी करने का अधिकार क्या सिर्फ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही है, ये जो नीचे न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, क्या उनको रीट जारी करने का अधिकार है या नहीं। भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या रीट जारी करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालयों को भी है, तो क्या होगा आपका आंसर, नहीं। जो रीट जारी करने का अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को ही है, अधीनस्थ न्यायालय को यह अधिकार नहीं है। ठीक है। और देखिए, जो उच्चतम न्यायालय का जो रीट संबंधी अधिकार है ना, रीट संबंधी न्यायिक क्षेत्र, वह उच्च न्यायालय से डिफरेंट है, डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। जो उच्चतम न्यायालय का रीट संबंधी न्यायिक क्षेत्र का अधिकार और उच्च न्यायालय का रीट संबंधी न्यायिक क्षेत्र का अधिकार, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्या क्या है वो देखते हैं। जो उच्चतम न्यायालय है वह केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए ही रीट जारी कर सकता है। भाई उनको लागू करने के लिए ही रीट जारी कर सकता है कौन, उच्चतम न्यायालय। किनको, सिर्फ मूल अधिकारों के लागू करने के लिए ही रीट जारी कर सकता है। और जो उच्च न्यायालय है वह मूल अधिकारों के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए भी इसे जारी कर सकता है। एक डिफरेंस तो ये हो गया। अगला डिफरेंस देखते हैं। उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रीट जारी कर सकता है। भाई उच्चतम न्यायालय है वो कोई एक व्यक्ति, पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए या गवर्नमेंट के लिए रीट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को, या यदि मामला दूसरे राज्य से हो तो वहाँ भी वह रीट जारी कर सकता है। तो इस तरीके से जो रीट जारी करने का जो न्यायिक क्षेत्र है वह उच्चतम न्यायालय का ज़्यादा विस्तृत है। दो डिफरेंस हो गए। और एक अगला डिफरेंस और देखते हैं। जो उच्चतम न्यायालय ना, वह अपने रीट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। उच्चतम न्यायालय अपने रीट न्यायिक क्षेत्र को नकार नहीं सकता। और वहीं उच्च न्यायालय है वह अपने रीट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। हो गए 3 डिफरेंस। अब ये जो रीट है इनको एक एक करके देख लेते हैं। पहली कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, को प्रस्तुत किया जाए। देखिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण ये किसके लिए जारी की जाती, ये उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया। ये किसके खिलाफ जारी की जाती है, ये उस व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जिसको किसी दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है। ये रीट कहती है कि उसे, जिसे
हिरासत में रखा गया है सामने प्रस्तुत किया जाए और तब न्यायालय उस मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में रखा गया व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। और ये जो रीट है ये किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध भी जारी की जाती है। भाई न्यायालय ये कहता है कि जिसको हिरासत में रखा गया है उसको प्रस्तुत किया जाए और अगर उसकी जांच की जाती है, अगर वह निर्दोष पाया जाता है तो उसको स्वतंत्र किया जाता है। ये किन किन के खिलाफ जारी की जा सकती है? ये रीट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, ये दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। अगली रीट कौन सी है? परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका क्या मतलब होता है? हम आदेश देते हैं। देखिए, जो न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी की जाती है ये, ताकि उनसे उनके कार्य और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। और इसको किन किन के खिलाफ जारी किया जा सकता है? इसे सार्वजनिक इकाई, अधीनस्थ न्यायालयों या सरकार के खिलाफ सम्मान उद्देश्य के लिए इसको जारी किया जा सकता है। और किन के खिलाफ इनको जारी नहीं किया जा सकता? इसे किसी निजी व्यक्ति, गैर संवैधानिक संस्था या राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या मुख्य न्यायाधीश हो, उनके विरुद्ध इस रीट को जारी नहीं किया जा सकता। हमारी अगली रीट कौन सी है? प्रतिषेध। इसका क्या मतलब होता है? रोकना। देखिए, इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों या जो अधिकरण आते हैं को अपने न्याय क्षेत्र में उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। और एक चीज और देखिए, जिस तरीके से परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे एक्टिव मतलब डायरेक्ट एक्टिव नहीं रहता। और इनको किन के खिलाफ जारी किया जा सकता है? इनको सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। भाई जो अधीनस्थ न्यायालय हैं या कोई अधिकरण है उनके खिलाफ ही इनको जारी किया जा सकता है। अगली रीट देखते हैं कौन से? उत्प्रेषण। उसका शाब्दिक अर्थ, उसका मीनिंग क्या होता है? सूचना देना। इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए, एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामले में के स्थानांतरण को सीधे या पत्र द्वारा जारी कर दिया जाता है। भाई अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें जो मामले लंबित हैं उनको जो उच्च न्यायालय है वो अपने पास या तो डायरेक्ट या पत्र भेजकर मंगवा सकता है। और ये जो रीट है ये न्यायिक क्षेत्र की कमी और कानून की खराबी के आधार पर जारी किया जाता है। अभी डिसीजंस नहीं आ रहे, मामले बहुत लंबित पड़े हैं, तो उस टाइम पे इसको उत्प्रेषण रीट को जारी किया जाता है। हमारी लास्ट रीट कौन सी है? अधिकार प्रच्छा। इसका क्या मतलब होता है? प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। देखिए, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। भाई कोई व्यक्ति है वो न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में जो उसने कंप्लेंट या जो भी चीज़ दायर कर रखी हैं उसके दावे की जांच के लिए इसको जारी किया जा सकता है। और ये जो रीट है कौन सी? अधिकार प्रच्छा। ये सिर्फ किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा ही जारी किया जा सकता है। भाई क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि उसके दावे का मतलब जो उसने जो याचिका दायर कर रखी है उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। इसे किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा रीट के बारे में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 33। उसमें क्या आता है? सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 ये कहता है संसद को ये अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल और जो खुफिया एजेंसी हैं उनको मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रबंध लगा सके। भाई
अनुच्छेद 33 सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल और खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रबंध लगाता है। क्योंकि ये इसलिए लगाया जाता है ताकि उनके बीच अनुशासन बना रहे। और अनुच्छेद 33 के तहत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, विधानमंडल को नहीं है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत जो विधि निर्माण किया जाता है जिसमें आते हैं सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल और खुफिया एजेंसी, उनके लिए जो राइट्स बनाए जाते हैं, उनको किस तरीके से डिसीजन लेना है, वो अधिकार सिर्फ संसद को है, विधानमंडल को नहीं है। और जो अधिकार संसद उनके लिए बनाती है उसको किसी भी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर भाई मूल अधिकारों का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है तो इस आधार पर उनको चुनौती दे दी गई नहीं, इस आधार पर उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला देखते हैं अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 किससे रिलेटेड है? मार्शल लॉ। किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 ये कहता है जब भारत पहली बात तो ये भारत में कहीं पर भी लागू हो सकता है, ठीक है। और ये कब लागू होता है? ये तब लागू होता है जब ये मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं पे मार्शल लॉ लागू हो। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं मार्शल लागू हो। अच्छा, मार्शल लॉ क्या होता है? सैन्य कानून, और ये सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, किसी और को नहीं, ये सिर्फ मूल अधिकारों को ही प्रभावित करता है। और ये सरकार या जो साधारण कानूनी न्यायालय हैं उनको भी निलंबित करता है। और इसको देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है। जो मार्शल लॉ है, सैन्य कानून है, इसको देश के कुछ विशेष क्षेत्रों में ही लागू किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, क्या मार्शल लॉ के लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था है? नहीं, मार्शल लॉ सैन्य कानून के लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, ठीक है। जो देखिए मार्शल लॉ है वो मतलब ऐसी सिचुएशन को डिफाइन करता है जहाँ सेना है उनके द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है। भाई कोई क्षेत्र है, कोई पर्टिकुलर रीजन है देश का, कोई विशेष क्षेत्र में, वहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, तो वहाँ का जो सिस्टम है वो सेना को जो कानून प्रोवाइड किए, जो राइट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनके आधार पर संचालित हो, ठीक है। और इसको भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। इसे युद्ध, अशांति, दंगे, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है उस टाइम पर भी इसको लागू किया जा सकता है। क्योंकि देखिए जब ऐसी स्थिति आ गई कि भाई किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है, तो उस टाइम पे जो सैन्य प्रशासन होता है उनको जो भी ज़रूरी कदम उठाने होते हैं उनके लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं कि वो अपने तरीके से कार्य कर सकते हैं, बशर्ते वो संविधान की रूपरेखा से बाहर ना जाए, और उस चीज़ को मूल अधिकारों का हनन भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 35 नेक्स्ट आर्टिकल, ये क्या कहता है? संसद को विशेष मूल अधिकार। अनुच्छेद जो 35 है संसद को कुछ विशेष मूल अधिकार प्रदान करता है। ये वो कौन कौन से अधिकार हैं वो देखते हैं। और क्या कहा गया है इसमें? संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए
कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 35 के तहत। क्या राज्य विधानमंडल को भी ये अधिकार प्राप्त है? भाई अगर संसद कानून बना सकती है तो क्या राज्य विधानमंडल भी कानून, उसको भी कानून बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 35 के तहत? नहीं। जो राज्य विधानमंडल है उसको इस आर्टिकल के तहत कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। और संसद के पास किन किन मामलों में कानून बनाने का अधिकार होगा बताओ? देखते हैं कुछ बेसिक्स पॉइंट्स। कोई राज्य हो या फिर चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो या कोई स्थानीय निकाय हो या कोई प्राधिकरण हो, उसमें किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था। भाई कोई राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है या कोई स्थानीय प्राधिकरण है, उसमें रोजगार या ज्वाइनिंग हेतु जो निवास की व्यवस्था है वह किस में आती है? वह आर्टिकल 35 में। और क्या क्या अधिकार प्राप्त है संसद को? मूल अधिकारों के जो क्रियान्वयन है, मतलब उनको जारी करने का, निर्देश देने का, आदेश करने का या फिर उनके संबंधित रीट जारी करने का जो उच्चतम न्यायालय, जो उच्च न्यायालयों को जो सिर्फ उनको ही अधिकार है, लेकिन उनको छोड़कर अन्य उच्च न्यायालयों को भी उस एरिया के अंदर सपोर्टिव या सशक्त बनाने का अधिकार भी अनुच्छेद 35 के तहत संसद को प्राप्त है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या है। जैसे इसमें 35 में आगे और कौन सा संसद को और कौन सा अधिकार प्राप्त है? भाई जब मार्शल लॉ लागू होता है तो उस टाइम पर किसी कोई कार्य ऐसा हो जाता है जिससे मतलब हानि हो गई, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने का भी, मतलब उसको रिकवरी करने का अधिकार भी संसद को अनुच्छेद 35 के तहत प्राप्त है। ठीक है, और कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? देख, संसद के पास है ना, मूल अधिकारों के तहत दंडित करने का भी अधिकार प्राप्त है। उसमें कौन कौन सी चीज आती है? अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17, छुआछूत, उस पर भी तो संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वह दंड दे सकता है, चाहे वह सजा के तौर पे हो चाहे वह आर्थिक तौर पे हो। ठीक है, और मानव का दुर्व्यापार, चाहे उससे जबरदस्ती काम करवाना, बिना मुआवजे के काम करवाना, उनको दासी बना के रखना, या बच्चों को उस क्षेत्र कारखानों, दुकानों आदि पे काम करवाना, उसमें भी संसद ने को यह अधिकार है कि वह वहाँ पर भी इन्वॉल्व हो सकता है, वह वहाँ पर भी उसको सजा देने का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें किस में आई? ये अनुच्छेद 35 में। अच्छा, अब लास्ट में ये कुछ चीज़ें और देखते हैं कि मूल अधिकारों का क्या महत्व है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि मूल अधिकारों का क्या महत्व है, तो मूल अधिकारों का कुछ जो महत्व है वह हम आपको बताते हैं। जो देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए भी मूल अधिकार जरूरी है। भाई जब तक राइट्स ही नहीं जानेंगे, किसी के लिए कोई राइट्स उपलब्ध नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? वो तो अपने तरीके से कार्य करेगी, वहाँ पे हर किसी के राइट्स का हनन होता जाएगा, क्योंकि जब इन चीज़ों का कोई एक रुकाव ही नहीं, ठहराव ही नहीं है, तो सब अपने अपने तरीके से कार्य करेंगे, क्या सही क्या गलत। तो वहाँ पर भी मूल अधिकारों की इम्पोर्टेंस है। और क्या इम्पोर्टेंस है मूल अधिकारों का? ये व्यक्ति को भौतिक और नैतिक सुरक्षा भी प्रोवाइड कराते हैं। ये व्यक्ति को भौतिक और नैतिक सुरक्षा भी प्रोवाइड करवाते हैं, और ये जो व्यक्ति के स्वतंत्रता का भी रक्षक है। भाई उसे जीने का भी अधिकार है, उसे निजता का भी अधिकार है। और क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर? ये सरकार के शासन की पूर्णता पर भी नियंत्रण रखते हैं। भाई गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी है कि
पूर्ण तरीके से दबा देगी आम पब्लिक को, जो मन में आए वो लागू कर देगी, जो चीज़ उठाई वो ही चालू कर देगी। नहीं, वहाँ पर भी ये सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं। और क्या और क्या क्या इम्पोर्टेंस है मूल अधिकारों की? ये सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की भी आधारशिला रखते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा मूल अधिकार। अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो कवर करेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में कहीं से कुछ भी ना छूटे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताना, और प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इसका जो अगला वीडियो है जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे उसको भी ध्यान से देखना। हम वहाँ पर भी बहुत से पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि इस चैप्टर से अगर आपसे किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो आपका कहीं से ना छूटे। थैंक यू।